बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातिब। आज मैं दुनिया के एक मशहूर जगह है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। कराची के साथ साथ जो समुंदर है बहरा हिंद है, बहरा हिंद की हद खत्म होती है तो दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर बहरे ओकियानूस हमारे सामने होता है। बहरे ओकियानूस के जनूब मगरब में एक जजीरों की पट्टी लंबी चलती है। वो बरे आजम के एतबार से जनूबी अमेरिका का हिस्सा समझी जाती है। उस पट्टी में बहुत से ममालिक हैं, 13 इंडिपेंडेंट ममालिक हैं जो खुद हुकूमत, तर्ज हुकूमत पूरा उनका अपना है हर चीज़। लेकिन 12 के करीब ऐसे हैं जो मुख्तलिफ सल्तनतों के हिस्से हैं। उसके अलावा भी के छोटी छोटी नौ आबादियात वहाँ पे और भी मौजूद हैं। वहाँ का सबसे बड़ा काम सियाहत पेशा है। सियाहत वहाँ जो लोग जिन जजीरों ने सियाहत को फ़रोग दिया है, जिन मुल्कों ने वहाँ के सियाहत को फ़रोग दिया है, वहाँ बहुत सियाहत है। इसलिए कि वहाँ के लोग बड़े मिलनसार हैं, जिंदा दिल हैं, म्यूज़िक पसंद है, और उन्होंने रेतले साहिलों पे अपना बनाए हुए हैं मोटल्स वगैरह, जहाँ स्याह आके महीनों के हिसाब से ठहरते हैं और समंदर को एंजॉय करते हैं। उस सारी पट्टी में जो सबसे बड़ा मुल्क है वो क्यूबा है। क्यूबा बड़ा ज़बरदस्त कम्युनिस्ट मुल्क है, उसकी अपनी गवर्नमेंट है और बड़ी तगड़ी गवर्नमेंट है। उस इलाके में अमेरिका के मुकाबले पे जिंदा रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्यूबा एक बड़ी तगड़ी सल्तनत है। किसी दिन उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वो बड़े मज़े से वहाँ गुजार रहे हैं और अमेरिका से उलझ के गुजार रहे हैं। तो वहाँ जो 13 इंडिपेंडेंट मुल्क हैं उनमें एक तीसरे नंबर पे मुल्क जो है उसका नाम हैटी है। ये सारा सिलसिला जो है ना, समुंदर में चट्टानों का सिलसिला है, जिसके बीच बीच में आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के जजीरे नज़र आएंगे जिन पे वो मुख्तलिफ मुल्क आबाद हैं। तो हैटी आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है वहाँ का। उसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ और 15 लाख है। 27,750 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर रकबे पे ये आबाद है। ये मुल्क कभी बड़ा बड़ा अमीर मुल्क था। उस वक्त इसे कहते थे कि ये उस इलाके का एक नायाब मोती है, इसलिए कि यहाँ गुलामों की तजारत होती थी। दुनिया भर से लोगों को गुलामी के लिए पकड़ के वहाँ लाते थे, मंडी लगती थी, मुख्तलिफ लोग आते थे और गुलामों को भेड़ बकरियों की तरह लाद के अपने जहाज़ों में ले जाते थे। एक्सपोर्ट होते थे वहाँ से और वो मुख्तलिफ मुल्कों में बिक जाते थे। बहुत बड़ी मंडी थी। वक्त के साथ ये मंडी ख़त्म हो गई, सियाहत भी ख़त्म हो गई। वो मैं बाद में बात करता हूँ क्यों हो गई। लेकिन बहरहाल ये एक वेल नोन और अच्छा मुल्क था जो बड़ा मशहूर, अपने वक्त में बड़ा अमीर और मशहूर मुल्क था। इसका जो कैपिटल है उसका नाम था पोर्ट ओ प्रिंस। पोर्ट ओ प्रिंस जो है ये वहाँ की सबसे बड़ी बंदरगाह भी थी और वहाँ बड़ा कारोबारी मरकज़ भी था उनका बहुत बड़ा। 2010 में एक जल्जला आया, 7 स्केल पे उसकी शरह 7 थी। उसने सारे हैटी को तहस नहस करके रख दिया। जो कदीम इसकी यादगारें थी, किले वगैरह थे, सारे तबाह हो गए। अभी तक ये 23 ख़त्म हो रहा है, 24 शुरू होने वाला है। उस जल्जले की तबाहकारियों से ये खुद को संभाल नहीं सके, क्योंकि इस वक्त वो जो बड़ा अमीर मुल्क था अपने खत्ते का,
امیر ترین، وہ اس وقت غریب ترین ملک ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو سیاحت کوئی نہیں، سیاحت اس لیے نہیں کہ یہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہے۔ وہاں کوئی سیاح غلطی سے چلا جائے نا تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ اسے اغوا کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے سارا چھین لیا جاتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے قتل ہو جائے، بچ کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں سے۔ ایک کے ہاتھ چڑھیں گے، دوسرے کے وہ چھوڑے گا تو دوسرا پکڑ لے گا۔ اب سارا کچھ پہلے نے چھین لیا ہے، دوسرا کہے گا کچھ دو، نہیں ہے کچھ تو اس کے پاس ایک ہی ہوتا ہے کہ گولی مار کے آپ کو مار۔ چنانچہ سیاح وہاں ڈرتے ہوئے نہیں جاتے، اس لیے کہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہے، بدامنی کا شکار ہے، ڈاکہ زنی، چوری، بڑا جرائم کی ریشو اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر اور ایک سب سے بڑی بات، ایڈز کے لحاظ سے بھی یہ دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پہ ہے۔ وہاں ایڈز 23% تک ہے۔ کہتے ہیں کہ 55% وہ جو ہے نا خاندان ایسے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی بندہ ایڈز کا شکار ہے۔ ایڈ ایز اے مرض بھی ہوتا ہے اور انفیکٹڈ ہوتے ہیں۔ 55% انفیکٹڈ ہر فیملی میں، 55% فیملی میں کوئی نہ کوئی لوگ اس سے انفیکٹڈ ہے۔ میں ایک عورت کی داستان پڑھ رہا تھا جس کے 4 بچے تھے، انفیکشن کے دوران ہی پیدا ہوئے، تو جب پتہ چلا کہ وہ انفیکٹڈ ہے تو اس کا علاج کیا گیا، تو اب وہ لوگوں کو کہتی ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں، میں انفیکٹڈ تھی، اور اس کے 4 جو بچے ہوئے وہ ایڈز کے دوران ہی ہوئے، وہ سارے ہنستے کھیلتے پھر رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ تو ہیٹی آج جو ہے نا یہاں پہ غریب ترین ملکوں میں اس لیے شمار ہو رہا ہے کہ وہاں بد امنی ہے، ڈاکہ زنی ہے۔ تو میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کوئی ملک خوشحال یا بدحال اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا بیہیویئر جو ہے نا اچھا ہو، معاشی طور پر بہتر ہوں، سیاسی طور پر بہتر ہوں، تو وہ ملک خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سیاسی طور پر بدحال ہو، معاشی طور پر بدحال ہو، تو اللہ نہ کرے وہ ہیٹی کی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں۔ ہم سیاسی طور پر انتہائی بدحالی کا شکار ہیں، اس کا اثر ہماری معاشی حالات پہ بھی پڑ رہا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر صورتحال بنائے اور ہم ہیٹی جیسے حالات سے بچ سکیں۔ اجازت چاہوں گا انہی چند التماسات کے ساتھ کہ کوشش کریں آپ بھی اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی ہاتھ بٹا سکیں۔ اللہ حافظ۔